नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों को लिए। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में राजनीति की बजाय गरीबों के हितों के लिए नीतियों के निर्माण में योगदान दे सांसद। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू की नए सांसदों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम में अपील। कहा, नियमों से सदन के संचालन के लिए सभी हैं बाध्य। राज्यसभा की भूमिका पर डी राजा, प्रश्नकाल पर तिरुचि शिवा और समिति प्रणाली पर डेरेक ओब्रायन ने दी जानकारी। छोटे और मध्यम उद्योगों की जीएसटी से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में बनेगा मंत्री समूह। जीएसटी काउंसिल की दिल्ली में 29वीं बैठक में फैसला। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की भीम ऐप और रुपए कार्ड के जरिए भुगतान पर जीएसटी में मिलेगा 20% कैशबैक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एनआरसी, भ्रष्टाचार, बैंकों से धोखाधड़ी और राफेल डील जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर भी हुई बात। राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई टीम की हुई दूसरी बैठक। भारत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को सौंपे औपचारिक दस्तावेज। कागजातों के आधार पर ब्रिटेन का गृह मंत्रालय शुरू करेगा कार्रवाई। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब $2 अरब के गबन का आरोप। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को दी मात। फाइनल में ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से होगा मुकाबला। बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 31 रन से हराया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज नए सांसदों से कहा कि वो सदन में जन कल्याण के मुद्दों पर फोकस करें और राजनीति को सदन से बाहर रखें। उन्होंने संसदीय सौंध में नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि सदन के नियम सर्वोपरि हैं और सभी नियमावली से बंधे हुए हैं। नियमों के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने के तमाम मौके हैं। सभापति ने सदन के सुचारू और प्रभावी संचालन पर जोर देने के साथ ही नए सांसदों को पूरी तैयारी से अपनी बात रखने की नसीहत भी दी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को संसदीय सौध में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सांसदों को संसद के कामकाज की तमाम बारीकियों से अवगत कराया। सभापति का जोर समय का बेहतर उपयोग करने के साथ जन कल्याण की बातों पर फोकस करने पर था। तमाम संसदीय दिग्गजों का उल्लेख करते हुए अपने करीब 1 घंटे के भाषण में सभापति ने सांसदों से राजनीति को सदन से बाहर रखने की अपील की। थोड़ा सा पॉलिटिक्स बगल में रख के हाउस को ठीक तरह से चलाए, सब मिलकर अच्छा गोष्ठी करे। संवाद, वाद विवाद भी होना चाहिए। वाद विवाद नहीं तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर संवाद और वाद विवाद ये सब डिग्निफाइड तरीके से होना चाहिए और तभी लोकतंत्र का शोभा बढ़ जाएगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत 38 सांसद मौजूद थे। सभापति ने सबकी सराहना की और नए सांसदों को कई खास बातों से अवगत कराया। सभापति ने सांसदों को नियमावली की बारीकियों को समझने के साथ भाषण को गौर से सुनने और सदस्यों से तथ्यों को उचित तरीके से सदन में रखने की सलाह भी दी। सदस्यों से सदन की कार्यवाही में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने के साथ सभापति ने संसदीय समितियों के कामकाज की सराहना की। सभापति ने कहा कि वो नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और सदन में अवरोध होता है तो वो आहत होते हैं। I often become little emotional and also express my deep anguish over the lost opportunities. If house is not functioning, who are the losers? Government is not going to lose anything. Minister feels happy because no work, full pay. And then chairman को भी क्या है? Unless you have conscience and you feel worried, otherwise chairman को भी क्या है? छुट्टी, जाग. Then who are the losers? Losers are members. Losers are people. Ultimately, losers are democracy. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने स्वागत भाषण में सभापति की ओर से बीते 1 साल में उठाए गए कई अहम कदमों से सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में भाषण देने की सुविधा की व्यवस्था के साथ
पेपरलेस की ओर बढ़ते कदमों और दूसरे कई अहम तथ्यों की जानकारी भी दी। A member has to understand the rules, make optimum use of all the available procedural devices and principles, and participate actively in the proceedings of the House. It provides excellent opportunity to understand the policies of the government, as also to scrutinize this policy in a calmer atmosphere without any partisan considerations. राज्यसभा के सचिव डॉक्टर PPK रामाचार्युलु ने उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन दिया। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के नए सांसदों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान उच्च सदन की विशेष भूमिका से लेकर समितियों की कार्यप्रणाली और प्रश्नकाल के महत्व के मुद्दे पर विशेष कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने विशेष अंदाज में जहां नए सांसदों को स्थायी समितियों समेत कमेटी सिस्टम की जानकारी दी, तो वहीं डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने प्रश्नकाल को सांसदों का सबसे अहम हथियार बताया। राज्यसभा के नवनिर्वाचित और नाम निर्देशित नए सांसदों ने इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ सांसदों से संसदीय कार्यप्रणाली के गुर सीखे। सीपीआई की अनुभवी सांसद डी राजा ने बताया कि राज्यसभा का संसदीय कार्यप्रणाली में खास महत्व क्यों है और कानून बनाने से लेकर आम लोगों की आकांक्षाओं के मुद्दे उठाने तक में इस सदन की क्या भूमिका है। राज्यसभा and लोकसभा should not be pit against each other, and we should see how the check and balances can be maintained between both the houses, keeping in view the interests of the people and the country. That is how our Rajya Sabha works. इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सांसदों से खास अंदाज में रूबरू हुए और स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी से लेकर संसद की तमाम समितियों की मुश्किल बारीकियों को सरल शब्दों में सांसदों को समझाने की कोशिश की। सांसदों के सवालों के भी इस दौरान जवाब दिए गए। Come to the select committee, that time you will realize how you need to be a little partisan because your party has already taken a view. In our standing committee, I promise you, in transport, travel, tourism, we've all worked there. So we always say, keep the party flag outside. Your party may have a view inside, but the discussions are held in a fabulous manner. It is not, this is my personal view. I am very happy that these discussions are not on TV channels. Oh, नहीं तो live दिखागा, then we start all, acting. डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने जोर देकर कहा कि प्रश्नकाल सांसदों का सबसे अहम विधायी हथियार होता है, इसलिए सांसदों को इसके जरिए सरकार को बखूबी घेरना चाहिए। It's a very good opportunity available to the members to elicit information, to ensure accountability, and also to exercise a legislative control over the executive actions. इसके अलावा राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और सचिव ने सांसदों को राज्यसभा सचिवालय की कार्यप्रणाली और सांसदों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। रविवार को इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का दूसरा दिन है, जिसमें सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार, एमपी लैड योजना जैसे मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसदीय सौध में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नए सांसदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के मौके पर खास तौर पर लगी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। सभापति ने महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और इसे सराहा। इस प्रदर्शनी में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, नेता सदन, नेता विपक्ष से लेकर सदन के कामकाज और बहुत से पक्षों की बहुत रोचक जानकारी प्रदर्शित की गई है। उद्घाटन सत्र के समापन के बाद सभापति के साथ सांसदों का सामूहिक फोटोग्राफ भी हुआ। जीएसटी काउंसिल की आज 29वीं बैठक हुई। इस बैठक में छोटे कारोबारियों को आने वाली दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के बाद वित्त मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला हुआ। समिति छोटे कारोबारियों से जुड़े नियमों की समीक्षा करेगी। जीएसटी परिषद ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भीम और रुपे ऐप के जरिए 20% जीएसटी कैशबैक देने का फैसला भी किया। परिषद की अगली बैठक 28 और 29 सितंबर को गोवा में होगी। श्री शिव प्रताप शुक्ला जी की अध्यक्षता में, जिसमें माननीय मनीष सिसोदिया जी भी सदस्य रहेंगे, माननीय श्री सुशील मोदी जी सदस्य रहेंगे, माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी सदस्य रहेंगे, माननीय डॉक्टर आइजैक थॉमस केरल के वित्त मंत्री सदस्य रहेंगे और पंजाब के माननीय श्री मनप्रीत बादल जी। ये सभी मंत्रियों के इस छोटे टोली में
जो विषय आज चर्चा हुए हैं उसके ऊपर गहराई से विषय के अध्ययन करके फिटमेंट कमेटी, लॉ कमेटी से चर्चा करके उनके इनपुट्स लेके फिर फुल जीएसटी काउंसिल के समक्ष और अच्छे तरीके से उस पर चर्चा करने के लिए रखे जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसका ऐसा फैसला हुआ है। इसकी अगुवाई जो है वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। शिव प्रताप शुक्ल से हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने बातचीत की। जॉइनिंग मी इज MOS फाइनेंस मिस्टर शिव प्रताप शुक्ल। सर, क्या रहा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आज? क्या डिसीजंस हुए, क्या रिकमेंडेशंस आए? आज पूरी जीएसटी बेसिकली जो जीएसटी काउंसिल बेसिकली बात करती रही है वो MSME पर, और सब पहले भी कह दिया गया था कि ये पूरी मीटिंग उसी पर बेस करेगी। तो सभी राज्यों के जो मंत्रीगण आए थे उन्होंने अपने अपने यहाँ से जो सुझाव MSME के एसोसिएशन से उनसे लेकर के और भी लेकर के आए थे, सबको ये किया गया है। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के गठन के बाद उसको जो सुझाव है उन सुझावों को कुछ लॉ कमेटी में, कुछ फिटमेंट कमेटी में भेजा जाएगा और उनका सुझाव जब आ जाएगा तो फिर जो अभी 6 सदस्यीय समिति बनी है वो मेरे साथ बनी है, तो उस पर कार्य कर करके और उनको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलीफ होगा वो सब हम लोग देंगे। सर, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया आज। हाँ, वो भी उठाया गया है और ये तय किया गया है कि जो भी जीएसटी आएगा उस जीएसटी पर फिर 20% उनको देने का काम करेंगे। और जो राज्य उसमें सहमत होंगे तो मैक्सिमम तो राज्य उसमें सहमत थे, कुछ लोग अभी असहमत नहीं थे, तो ये किसी न तय कहा गया क्योंकि जीएसटी के निर्णय आज तक जितने हुए सब एनॉर्मस हुए हैं। तो आज ये तय किया गया कि जो राज्य करना चाहे वो करें, तो उसमें मैक्सिमम राज्य तैयार है। सर, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो रहेंगे कब तक डिस्कस करेंगे, कब तक रिकमेंडेशंस होंगे, कब तक कुछ सामने इसका जो प्रारूप है वो हम देख पाएंगे? नहीं, प्रारूप तो खैर आया है, जो सुझाव लोगों ने दिया है, अब उसको भेज करके मुझे लगता है कि पार्लियामेंट सेशन के बाद फिर इस पर बैठ करके डिस्कस करके फिर सभी लोगों को वो करेंगे। अब हम उसके अतिरिक्त उनके एसोसिएशंस को भी बुलाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। Thank you so much for talking to Rajya Sabha Television. Reporting from Delhi with camera person Shiv, I'm Kriti Mishra for Rajya Sabha TV. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग और पीएमओ में वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को योजना की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। साथ ही राज्यों में तैयारियों की भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को स्कीम से जुड़ी तकनीकी व्यवस्था के बारे में भी बताया गया। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस अप्रैल में अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पहले हेल्थ और वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज किर्गिस्तान के इस्सक कुल में वहां के विदेश मंत्री एरलान आब्दुलदेव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा अपार संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए ये यात्रा हो रही है। विदेश मंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव से भी मुलाकात की। राजनीतिक, संसदीय, रक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और किर्गिस्तान के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की चुनावी यात्रा राजस्थान गौरव यात्रा की आज शुरुआत हुई। इस यात्रा की शुरुआत राजसमंद से हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा की शुरुआत से पहले वसुंधरा राजे ने चारभुजा नाथ मंदिर में पूजा की। 40 दिन की इस यात्रा में मुख्यमंत्री कई जनसभाएं करेंगी और जनता के साथ संवाद भी करेंगी। वहीं मेवाड़ की एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान के हर कोने का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिए ठन काम किया है। हर चप्पे चप्पे पर, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी ने विकास को पहुंचाने का काम किया है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज हुई बैठक में एनआरसी, भ्रष्टाचार, बैंकों से धोखाधड़ी और राफेल डील जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में आने वाले 4 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की गठित नई टीम की आज बैठक हुई। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति समेत कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में खास तौर पर एनआरसी मसौदे पर गंभीर चर्चा हुई। पार्टी का कहना है कि वो एनआरसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय जो असम समझौता हुआ था, उसके हिसाब से एनआरसी मसौदा तैयार किया जाना चाहिए था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हर भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने का संपूर्ण तर्कसंगत और न्याय संगत मौका मिलना चाहिए। बैठक में भ्रष्टाचार, बैंकों से धोखाधड़ी और राफेल डील के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक में ये तय हुआ कि आगामी चुनाव के पहले वो लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में बताएगी और इसके लिए एक खास तरह की रणनीति भी तैयार की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आह्वान करेंगे कि संसद के अंदर तो कांग्रेस के सांसदगण राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, और संसद के बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्तागण एक ऐसा व्यापक जन आंदोलन तैयार करेंगे, उसे मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की गठित नई टीम की ये दूसरी बैठक थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना के खिलाफ आज आरजेडी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। धरने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और पूर्व सांसद शरद यादव भी शामिल हुए। इन नेताओं ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कि हम देश की जनता के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ खड़े हैं, उन बच्चियों और उनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं और हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले। उन बेचारी बेसहारा बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी की गई, लगातार शोषण पे शोषण होता रहा और सरकार के नाक के नीचे होता रहा और शोषण करने वाले को सरकार द्वारा लगातार फंडिंग किया गया, क्योंकि वो सरकार के करीबी जैसे माने जाने वाले लोग थे। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, गोंडा और वाराणसी समेत कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बारिश की वजह से कई जिलों में जगह जगह पानी घुस आया है और कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा और लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस बीच बारिश की वजह से वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और गोंडा में गंगा, यमुना और घाघरा के साथ ही सहायक नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश और उससे जुड़े हादसों में अब तक करीब 180 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वांचल के कई जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां जिले के किलोरा इलाके में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने बीती रात एक आतंकी को मार गिराया था। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद कल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। विभिन्न उच्च न्यायालयों के 3 जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के साथ ही सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। इस बारे में अधिसूचना आज जारी की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ, मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीती रात हस्ताक्षर किए। हालांकि नियुक्तियों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों के पद खाली हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट भेजने पर न्यायपालिका और सरकार के बीच चल रहा विवाद खत्म हो गया है। वहीं जस्टिस गीता मित्तल को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस मित्तल अब तक दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही चीफ जस्टिस थी। वहीं पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन को
दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के जज कल्पेश सत्येंद्र झावेरी को ओडिशा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज विजय के ताहिल रमानी को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट के जज M.K. शाह को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय को वहीं चीफ जस्टिस बनाया गया है। कानून मंत्रालय ने आज इन नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की। भारत ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन को औपचारिक दस्तावेज सौंप दिए हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने लंदन स्थित यूके सेंट्रल अथॉरिटी को वो सारे प्रमाण और आरोप पेश किए हैं जो नीरव मोदी को बैंक जालसाजी में आरोपित करने के लिए पर्याप्त हैं और जिनके आधार पर नीरव मोदी को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब $2 अरब के गबन का आरोप है। अब उसके आधार पर ब्रिटेन का गृह मंत्रालय अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है, लेकिन इस बीच वो कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि अभी भी नीरव मोदी कहाँ है ये पता नहीं है, लेकिन ब्रिटेन सरकार के क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज ने भारत को सूचित किया है कि नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की अर्जी स्वीकार की जा सकती है और जैसे ही नीरव मोदी के ब्रिटेन में होने का पता चलेगा उनके खिलाफ प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बीच नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने 2 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं और भारत ने कई यूरोपीय देशों को नीरव मोदी को पकड़ने में मदद की अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में चलाए जा रहे अभियान की तारीफ की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा अध्ययन में कहा गया है कि अगर यह अभियान अक्टूबर 2019 तक अपने लक्ष्य को 100% हासिल कर लेता है तो डायरिया और कुपोषण से होने वाली 3 लाख मौतों को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान के चलते 5 सालों में 1 करोड़ 40 लाख लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सफाई में लापरवाही बरतने से हर साल करीब 19 करोड़ 90 लाख लोग डायरिया की चपेट में आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेहमानों के हाथों में आदिवासियों का बनाया पंखा दिखेगा। आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए रक्षा और जनजातीय मंत्रालय ने यह पहल की है। इसका मकसद मेहमानों को गर्मी से निजात दिलाने के साथ ही आदिवासी कला को बढ़ावा देना भी है। राजधानी दिल्ली में तैयार हो रहे ये पंखे 15 अगस्त के दिन लाल किले पर होने वाले समारोह में मेहमानों के हाथ में दिखेंगे। जनजातीय मंत्रालय के तहत काम करने वाला ट्राइब्स इंडिया हाथ से बने इन पंखों को तैयार कर रहा है। ये पंखे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रहने वाले महाली आदिवासियों ने बांस से बनाए हैं। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में इन पंखों को शामिल करने का मकसद आदिवासी कला को बढ़ावा देना है। ट्राइबल्स को प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो उनकी बनी हुई चीज़ ऐसे वीआईपीज और इम्पोर्टेंट लोगों के हाथ में जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस कदम से आदिवासियों के लिए रोजगार बढ़ेगा। अगर गरीबों के हाथ में थोड़ा सा पैसा आ जाए और बड़े बड़े डिग्निटरीज के हाथ में उनका पंखा दिखाया जाए तो वो कितने खुश होंगे कि एक छोटा सा जंगल में रहने वाले आदिवासी अपने देश के इतना बड़ा दिन के साथ उनका हाथ का काम जुड़ जाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करने वाले रक्षा मंत्रालय ने ऐसे करीब 1000 पंखे खरीदे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पहले की तरह जारी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को शुक्रवार को सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया अवैध रूप से बड़ी संख्या में जहाज़ों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों का लेन देन कर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने लीबिया, यमन और सूडान को छोटे हथियारों की आपूर्ति भी की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अमल की निगरानी कर रहे स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम ने 6 माह के भीतर ये रिपोर्ट तैयार की है। सिंगापुर में 12 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियार समाप्त करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स समेत ऐसे 9 लोगों को चुना है जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध रॉकेट और कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष जाने की पहले मिशन के लिए उड़ान भरेंगे। यह अभियान अगले साल शुरू होगा। नासा ने कई साल पहले
इस यान के विकास और निर्माण का विचार किया था और अब वो वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने जा रहा है। नासा ने शुक्रवार को घोषणा की कि बोइंग CST-100 स्टार लाइनर और स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से पहले प्रायोगिक यान पर 9 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इनमें 52 साल की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी नासा के पहले अनुबंधित स्टार लाइनर अभियान के लिए उड़ान भरेंगी। विलियम्स इससे पहले अंतरिक्ष स्टेशन में 321 दिन बिता चुकी हैं। नए अंतरिक्ष यान का निर्माण और इसका संचालन बोइंग कंपनी और स्पेस एक्स ने किया है। नासा ने ट्वीट किया कि भविष्य के कमर्शियल क्रू के अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स एंड बोइंग स्पेस के सहयोग से निर्मित यान के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलेंगे। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला एकल के आज शाम हुए सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची के सीधे गेमों में 21-16, 24-22 से मात दे दी। सिंधु ने लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। पिछले साल उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया था। फाइनल में PV सिंधु का मुकाबला स्पेन की खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से होगा। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीत लिया है। बर्मिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 31 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में भारत को जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन टीम इंडिया कुल 162 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। सिर्फ कप्तान कोहली ही 50 रनों का आंकड़ा पूरा कर 51 रन बना पाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 287 रनों के बाद दूसरी पारी में 180 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 274 रन और दूसरी में 162 रन बनाए। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम और मॉनसून के हाल पर। नमस्कार।